हेलो एवरीवन और वेलकम। चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझते हैं, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इसे दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था और हम इसको बिल्कुल सिंपल आसान शब्दों में ब्रेक डाउन करेंगे। तो आज हम क्या क्या समझेंगे? लेट्स टेक अ क्विक लुक। पहले हम जानेंगे कि उपाध्याय जी कौन थे। फिर आखिर ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है क्या, उसके मुख्य सिद्धांत यानी कोर प्रिंसिपल्स क्या है, और हाँ, ये भी देखेंगे कि ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म से अलग कैसे है और इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और एंड में सारी बातों का एक क्विक रीकैप। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये आइडिया दिया किसने? तो चलिए पहले दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। कौन थे वो? तो दीनदयाल उपाध्याय जी एक फिलोसोफर थे, एक इकोनॉमिस्ट थे और एक पॉलिटिकल थिंकर भी थे। उनका एक बड़ा सपना था। वो चाहते थे कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हम अपना खुद का मॉडल बनाएं, एक इंडियन मॉडल। वो बिल्कुल भी वेस्ट से कॉपी किए गए मॉडल्स के फेवर में नहीं थे। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था इंसान। उनका सारा फोकस ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट पर था, यानी ऐसा विकास जिसके सेंटर में इंसान हो। ओके, तो अब आते हैं उनके मेन आइडिया पर। ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है क्या? आई नो नाम थोड़ा सा हैवी लग सकता है, पर ट्रस्ट मी, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। चलिए इसको आसान शब्दों में समझते हैं। बेसिकली इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जिसके सेंटर में, बिल्कुल बीच में, इंसान को रखा जाता है। इसका बस एक ही गोल है, इंसान का होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक यानी पूरा विकास, हर तरफ से। तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? देखिए, इसके 4 लेवल्स हैं। पहला शारीरिक, यानी हमारी बॉडी का विकास। दूसरा बौद्धिक, यानी हमारे माइंड का विकास। तीसरा भावनात्मक, यानी हमारे इमोशंस का बैलेंस। और चौथा आध्यात्मिक, यानी हमारी सोल की ग्रोथ। सिंपल एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एक पौधे को बढ़ने के लिए मिट्टी, पानी, धूप और हवा, ये चारों चीजें चाहिए, राइट? बिल्कुल वैसे ही एक इंसान के पूरे विकास के लिए ये चारों चीजें, बॉडी, माइंड, इमोशंस और सोल, जरूरी हैं। तो एथिक्स फिलॉसफी का मेन एम क्या है? सबसे पहला कि हर एक इंसान को एक डिग्निफाइड लाइफ मिले, मतलब सम्मान से जीने का अधिकार। दूसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बैलेंस बनाना। किसके बीच में? एक तरफ है इंडिविजुअल की ज़रूरतें और दूसरी तरफ है पूरे समाज की भलाई। जब इन दोनों चीज़ों में बैलेंस होगा ना, तभी एक हार्मोनियस सोसाइटी बनेगी जहां सब लोग मिलजुल कर शांति से रह पाएंगे। ओके, तो अब तक हमें ये क्लियर हो गया है कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या है, लेकिन ये फिलॉसफी काम कैसे करती है? इसके पीछे कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं। चलिए इसके 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को देखते हैं। ये हैं वो 3 कोर प्रिंसिपल्स, ध्यान से देखिए। पहला है प्राइमेसी ऑफ होल नॉट पार्ट, दूसरा सुप्रीमेसी ऑफ धर्मा, और तीसरा ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी। अब आने वाले स्लाइड्स में हम इन तीनों को एक एक करके आराम से समझेंगे। तो चलिए पहले प्रिंसिपल से शुरू करते हैं, प्राइमेसी ऑफ होल। इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है, ये कहता है कि पूरा समाज यानी द होल एक अकेला व्यक्ति यानी अ पार्ट से बड़ा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस अपने सेल्फिश फायदे पर नहीं, बल्कि सबकी भलाई यानी कलेक्टिव वेलफेयर पर होना चाहिए। जैसे क्रिकेट टीम में टीम हमेशा प्लेयर से बड़ी होती है, राइट? बस वही कॉन्सेप्ट है, सोसाइटी फर्स्ट, इंडिविजुअल सेकंड। अब आते हैं दूसरे प्रिंसिपल पर, सुप्रीमेसी ऑफ धर्मा। देखिए, यहां एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। यहां धर्मा का मतलब रिलीजन या मजहब नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहां धर्मा का मतलब है हमारी मॉरल ड्यूटी, हमारे एथिक्स, सही और गलत की समझ। ये एक रूल बुक की तरह है जो सोसाइटी और गवर्नमेंट सबको फॉलो करनी चाहिए। इसी से सोसाइटी में जस्टिस और बैलेंस बना रहता है। और तीसरा प्रिंसिपल है ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी। ये भी बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि सोसाइटी को सेल्फ रेगुलेटिंग होना चाहिए, वो अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सके। सरकार पर डिपेंडेंस यानी निर्भरता जितनी कम हो उतना अच्छा। छोटे बड़े फैसले कम्युनिटी लेवल पर ही लिए जाने चाहिए। इससे क्या होगा? इससे कम्युनिटीज एम्पावर होंगी, मजबूत बनेंगी। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, ये सब समझ आ गया, पर उस टाइम की जो 2 बड़ी आइडियोलॉजीज थीं, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, उनसे ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म अलग कैसे है? उपाध्याय जी ने इसे एक थर्ड वे यानी एक तीसरा रास्ता कहा था। आइए देखते हैं कैसे। ये टेबल देखिए, इससे डिफरेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक तरफ है कैपिटलिज्म जिसका पूरा फोकस इंडिविजुअल के प्रॉफिट पर है। दूसरी तरफ है सोशलिज्म जहां सारा कंट्रोल स्टेट यानी सरकार के हाथ में है। और फिर आता है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो इन दोनों के बीच एक बैलेंस लाने की कोशिश करता है। उपाध्याय जी का मानना था कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों ही मटीरियलिस्टिक हैं। वो सिर्फ पैसा और पावर की बात करते हैं और इंसान की स्पिरिचुअल नीड्स, उसकी आत्मा की जरूरतों को बिल्कुल भूल जाते हैं। ओके, तो अब अगला सवाल,
उपाध्याय जी को ऐसा क्यों लगा कि ये फिलॉसफी, ये विचार खासकर इंडिया के लिए इतना अहम है, इतना ज़रूरी है? चलिए इसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। उनका मानना था कि ये फिलॉसफी इंडिया के लिए परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया की सबसे बड़ी खासियत, उसकी डाइवर्सिटी, उसकी अनेकता को सपोर्ट करती है। आप जानते हैं इंडिया में कितने अलग अलग कल्चर्स, रिलीजन्स और कम्युनिटीज एक साथ रहती हैं। ये फिलॉसफी इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी के आइडिया को और मजबूत करती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो कहते थे कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शन में वोट डालना नहीं होता। असली डेमोक्रेसी तब है जब सबको इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस भी मिले। उनके इकोनॉमिक आइडियाज भी इसी बैलेंस के प्रिंसिपल पर आधारित थे। पहला, वो स्वदेशी को प्रमोट करते थे, यानी सेल्फ रिलायंस, देश आत्मनिर्भर बने। दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पावर को बांटो, शक्ति किसी एक जगह ना रहे। उनका साफ कहना था कि इकोनॉमिक पावर यानी पैसा देश में कुछ गिने चुने हाथों में कॉन्सेंट्रेट नहीं होना चाहिए। ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं अर्थयाम। ये वेल्थ यानी धन के बैलेंस के बारे में है। देखिए ये क्या कहता है। ये कहता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होना और ज़रूरत से कम पैसा होना दोनों ही सोसाइटी के लिए नुकसानदेह हैं, हार्मफुल हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इंसान में लालच लाता है और पैसे की कमी से दुख और परेशानी आती है। इसलिए यहां पर भी द कीवर्ड इज बैलेंस। ओके, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, राइट? तो चलिए देर ना करते हुए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एक क्विक सारांश, एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। तो अगर आपको इस पूरे डिस्कशन से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो है ये शब्द, बैलेंस। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एक ऐसी इंडियन फिलॉसफी है जो हर जगह बैलेंस की बात करती है। इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच बैलेंस, मटेरियल जरूरतों और स्पिरिचुअल जरूरतों के बीच बैलेंस, और इकोनॉमी और एथिक्स के बीच बैलेंस। और इस सब का फाइनल एम क्या है? एक ऐसी सोसाइटी बनाना जो जस्ट हो, न्यायपूर्ण हो, सस्टेनेबल हो और हार्मोनियस हो, जहां सब मिलजुल कर रहें। तो हम इस एक्सप्लेनर को एक सवाल के साथ खत्म करेंगे। ये सवाल आपके लिए है, इस पर जरूर सोचिए। सवाल ये है कि आज के मॉडर्न इंडिया के लिए दीनदयाल उपाध्याय के ये विचार, उनकी ये फिलॉसफी कितनी रेलेवेंट है, कितनी ज़रूरी है? इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। थैंक यू।